अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी नई चीज़ें और ऐसे कुछ न्यू रूल्स बताऊंगा जो सऊदी अरब वीज़ा के रिलेटेड हैं और जिनका जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग सऊदी अरब का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे वीज़ा टाइप आपका कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करना है, या अगर आप लोगों ने टूरिज़म वीज़ा अप्लाई करना है या उम्रा वीज़ा अप्लाई करना है, तो इन रूल्स का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि हज के 2025 से लेकर अब तक इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो इस वजह से बहुत सारी चेंजेस आई हैं सऊदी अरब के वीज़ा के रिलेटेड। तो ये सारी चेंजेस मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें वीज़ा वैलिडिटी और एंट्री के रिलेटेड किन फैमिली मेंबर्स को आप इस टाइम बुला सकते हैं। इसमें मुफा अप्रूवल के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा और सऊदी मिशन आप लोगों को वीजली कौन सा यूज़ करना चाहिए ये भी आप लोगों को बताऊँगा। अगर आप लोगों ने अपनी फैमिली का वीज़ा प्रोसेस करवाना है, इंडिया के लिए कौन सा मिशन आप लोगों को चूज़ करना चाहिए और पाकिस्तान के लिए आपको सऊदी अरेबिया का कौन सा मिशन चूज करना चाहिए। इस टाइम पे इसमें क्या चेंजेस आई हैं और स्पॉन्सर की क्या रिक्वायरमेंट हैं, यानी जो स्पॉन्सर आपका वीज़ा अप्लाई कर रहा है उसके लिए इसमें क्या चेंजेस हैं, और इस टाइम पे ऑनलाइन ई वीज़ा की क्या सिचुएशन है, क्या ई वीज़ा इस टाइम पे अप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो को गौर से देखें और एंड तक ज़रूर देखें, ताकि जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी नए रूल्स हैं, इन सब से आप अवेयर हो सकें। और आप लोगों को पता होगा कि हज 2025 से पहले सऊदी अरब ने 14 कंट्रीज़ के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, यानी जितनी भी सऊदी अरब वीज़ा में चेंजेस हुई हैं या नए रूल्स आए हैं वो इन जस्ट 14 कंट्रीज़ की नेशनैलिटी वालों के लिए ही हैं। और इन कंट्रीज़ की लिस्ट में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका ये भी इंक्लूड हैं। इसके अलावा और भी नेशनैलिटीज़ हैं। तो इन सब नेशनैलिटीज़ वालों के लिए जो नई चेंजेस हुई हैं वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि वीज़ा की एंट्री और वैलिडिटी, यानी हज 2025 से बाद से लेकर अब तक अपनी फैमिली का अगर आप वीज़ा आप अप्लाई करते हैं मोफा में, तो वहाँ पे मल्टीपल वीज़ा की या सिंगल एंट्री वीज़ा की ऑप्शन ही नहीं आती, जो कि पहले अवेलेबल थी। यानी अब जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वीज़ा की वैलिडिटी, नंबर ऑफ एंट्रीज, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, ये सब अब एम्बेसी डिसाइड करेगी जब वो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करेगी। लेकिन इस टाइम पे अभी तक सिंगल एंट्री ही वीज़ा इशू हो रहा है, चाहे वीज़ा टाइप कोई भी हो। सिर्फ सिंगल एंट्री 90 डेज वाला वीज़ा ही इशू हो रहा है सऊदी एम्बेसी की तरफ से। हो सकता है इन फ्यूचर वो कुछ ऐसा क्राइटेरिया बना दें जिसकी बेस पे वो फिर सिंगल या मल्टीपल वीज़ा इशू करें, लेकिन फिलहाल सिंगल एंट्री वीज़ा 90 डेज वाला ही इशू हो रहा है। और इस टाइम पे अगर आप अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं मोफा में, तो अगर आप अपनी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी अपनी वाइफ, किड्स, पेरेंट्स का वीज़ा अगर आप अप्लाई करेंगे, उसमें सिबलिंग्स भी इंक्लूड हैं, जैसे कि आपके भाई बहन। लेकिन दिखने में ये आया है कि अगर आप अपनी बीवी बच्चों का या पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसकी अप्रूवल आप लोगों को जल्दी मिल रही है। इसके अलावा जितने भी और अदर रिलेशन हैं जो फर्स्ट डिग्री में इंक्लूड नहीं हैं, उनकी सबकी वीज़ा अप्रूवल जल्दी नहीं आ रही इस टाइम पे। मोस्टली लोगों की वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है। इवन ये मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने वीज़ा अप्लाई किया था सिस्टर इन लॉ का, तो वो वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। इसके अलावा मैंने किसी और का वीज़ा भी अप्लाई किया था जो रिलेशन में कज़न थे, उनका वीज़ा भी रिजेक्ट हुआ है। तो इस सिचुएशन में अगर आप लोगों ने अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप लोग ये मेक श्योर करें कि आप सिर्फ अपनी बीवी बच्चों और पेरेंट्स को ही बुला सकते हैं। सिबलिंग्स भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन इन सम केस मैंने देखा है कि भाई बहन का वीज़ा भी इस टाइम पे अप्रूव नहीं हो रहा। इसमें दो सूरतें हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन इकट्ठा फिल कर रहे हैं अपनी बीवी बच्चे और पेरेंट्स के साथ, अगर सिबलिंग्स भी इसमें कोई ऐड है तो हो सकता है उनकी अप्रूवल भी आ जाए। अगर आप इंडिविजुअली वीज़ा अप्लाई करेंगे अपनी सिबलिंग्स का तो हो सकता है वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। और इसमें मैं एक और बात आप लोगों को बताता चलूँ कि एक केस में ये भी आया है कि एक स्पॉन्सर ने अपनी फैमिली का जब वीज़ा अप्लाई किया इंक्लूडिंग सिबलिंग, तो जब वो उनकी अप्रूवल आई तो उसमें से जो सिबलिंग का नाम था वो रिमूव हो गया था। यानी अप्रूवल के टाइम जस्ट उनके बीवी बच्चे और पेरेंट्स के नाम ही इंक्लूड थे, और जो सिबलिंग्स के नाम थे वो ऑटोमेटिकली मुफा की तरफ से रिमूव हो चुके थे। सो अगर आप इस टाइम पे वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बात अपने माइंड में रखें कि आप वीज़ा सिर्फ अपनी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स का ही अप्लाई कर सकते हैं। नंबर पे आता है डेटा मिस्टेक इशू, यानी अगर आप अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों को वीज़ा अप्रूवल भी आ गया है। अप्रूवल आने के बाद मोस्टली देखा जा रहा है कि उसमें नाम का मोस्टली इशू आ रहा है, या हो सकता है कोई डेटा इनकरेक्ट लिख गया हो, कोई गलत चीज़ लिखी गई हो, पासपोर्ट या फिर नंबर या कुछ और भी। तो फिर उसके बाद जब वो वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो आप नया वीज़ा अप्लाई करते हैं, और जब आप एक अप्रूवल के होते हुए नया वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उस पर फिर आप लोगों को सेकंड अप्रूवल नहीं आ रही। मोस्टली लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है और वहाँ पे उनकी तरफ से ये क्लियरली मेंशन है, यानी आपके पास जो पहले अप्रूवल है उसको फॉलो करें।
लेकिन अब उसमें वो डेटा इनकरेक्ट है तो अब उसको भी प्रोसेस नहीं करवा सकते। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, प्रॉब्लम में हैं कि उनका जो सेकंड अप्रूवल है वो नहीं आ रहा और जो फर्स्ट अप्रूवल है वो कैंसिल भी नहीं हो रहा। तो इसमें ये है कि आप अगेन एंड अगेन ट्राई करते ही रहें, हो सकता है आप लोगों को अप्रूवल आ जाए, इसका बस एक यही तरीका है। और फोर्थ ये कि नंबर एंड वेरिएंट की बात, जब आप अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करते हैं और अगर आप अपनी फैमिली का वीज़ा पाकिस्तान में प्रोसेस करवाना है, इंडिया में करवाना है या किसी और अदर कंट्री में वीज़ा प्रोसेस करवाना है, तो आप सऊदी मिशन चूज़ करते वक्त थोड़ा सा ख्याल करें कि इस टाइम पे न्यू चेंजेस आई हुई हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के लिए मैं बताता चलूँ कि अगर जो लोग भी पंजाब से या KPK से अपना वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं, जैसा कि लाहौर से, इस्लामाबाद से, मुल्तान से या फिर अगर आप पेशावर से वीज़ा प्रोसेस करवाएंगे, तो इन सेंटर में जब आप वीज़ा प्रोसेस करवाएंगे तो जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो अगर आपका सऊदी मिशन इस्लामाबाद है तो आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अगर आपका सऊदी मिशन कराची है तो आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो नई चेंजेस आई हैं वो ये हैं कि अगर आप लोगों ने सऊदी मिशन अकॉर्डिंगली नहीं लिखा तो फिर आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते और आपको सिर्फ लॉन्च वाली ही अपॉइंटमेंट ही मिलेगी। तो इसी तरह अगर आप कराची या कोटा वाले लोग सऊदी मिशन कराची लिखेंगे तो उनको नॉर्मल अपॉइंटमेंट भी मिल सकती है। अगर वो इस्लामाबाद लिखेंगे सऊदी मिशन तो उनको नॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है तो ये ख्याल करें, कोशिश ये करें कि अगर आप लोगों ने लाहौर सेंटर में, मुल्तान सेंटर में, इस्लामाबाद सेंटर में या पेशावर सेंटर में प्रोसेस करवाना है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद चूज़ करें। अगर आप लोगों ने कराची या कोटा प्रोसेस करवाना है तो फिर आप सऊदी मिशन कराची ही चूज़ करें। और इसमें मैं एक और चीज़ बताते चलूँगा कि अगर आप इस्लामाबाद चूज़ करेंगे तो इस्लामाबाद से वीज़ा जल्दी इशू हो रहा है बनिस्बत कराची, तो आप कोशिश करेंगे आप इस्लामाबाद ही लिखें। तो अगर आप लोगों ने इन सेंटर से वीज़ा प्रोसेस करवाना है जो मैंने बताया है, लेकिन अगर आप लोगों ने कराची लिख ही दिया है तो मसला नहीं है, आप लोग का वीज़ा तब भी इशू हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को लॉन्च का अपॉइंटमेंट मिलेगी, नॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इस टाइम पे वहाँ पे अगर आप न्यू दिल्ली सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे 2 ही सऊदी मिशन हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली है और मुंबई है। और अगर आप न्यू दिल्ली सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे तशहीर सेंटर में क्लियरली मेंशन है कि न्यू दिल्ली में वीज़ा प्रोसेसिंग डिले है। तो जब तक आपका वीज़ा प्रोसेस ना हो, इशू ना हो, आपको डॉक्यूमेंट्स ना मिलें, आपने कोई भी ट्रैवल प्लान नहीं करना। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा लोड है और वहाँ पे प्रोसेस डिले है, जिसकी वजह से वीज़ा इशू होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और काफ़ी टाइम इस टाइम पे लग भी रहा है। तो अगर आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई नहीं किया अभी तक और अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप सऊदी मिशन मुंबई रखें ताकि आपका वीज़ा जो है वो जल्दी इशू हो सके। इंडिया में जितने भी ताशीर सेंटर हैं ये सारे लिंक होते हैं सऊदी मिशन के, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अब अगर आप लोगों ने न्यू दिल्ली लिख दिया है तो आपने सिर्फ स्पेसिफिक सेंटर से ही प्रोसेस करवाना है, तो या मुंबई लिख दिया है तो कुछ स्पेसिफिक सेंटर से ही प्रोसेस करवाना है। ये सऊदी मिशन ये है कि जो ताशीर सेंटर है वो खुद सेंड करेगा। अगर आप लोगों ने न्यू दिल्ली लिखा है या मुंबई लिखा है या इस्लामाबाद या कराची लिखा है, इसके अलावा या अगर आपने कोई भी कुछ भी लिखा है तो सऊदी मिशन के अकॉर्डिंगली तशहीर सेंड करेगा, यानी ये आपका काम नहीं है। आप किसी भी सेंटर में यानी अपनी कंट्री के अंदर जो भी तशहीर सेंटर है उसकी अपॉइंटमेंट लेके आप जाके अपना वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा सकते हैं। जब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएं तो तशहीर सेंटर वाले खुद सेंड करेंगे कि उन्होंने किस सऊदी मिशन में सेंड करना है अकॉर्डिंगली टू योर वीज़ा अप्रूवल। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है। 5th नंबर पे है स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट्स, यानी जो स्पॉन्सर जिसने वीज़ा अप्लाई करना है उसके लिए क्या न्यू चेंजेस हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि स्पॉन्सर जो है वो सऊदी अरब में होना ज़रूरी है। अगर स्पॉन्सर वीज़ा अप्लाई करते वक्त सऊदी अरब में मौजूद नहीं है तो उसकी अप्रूवल नहीं आएगी, और ये मैंने खुद भी देखा है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि स्पॉन्सर सऊदी अरब में नहीं था। हमने 2 से 3 एप्लीकेशन फिल की लेकिन किसी पे भी अप्रूवल नहीं आया, लेकिन जैसे स्पॉन्सर सऊदी अरब में आया उसकी जितनी भी एप्लीकेशन थी सब अप्रूव हो गई। तो इसके लिए ये है कि जो स्पॉन्सर वीज़ा अप्लाई कर रहा है उस स्पॉन्सर का सऊदी अरब में होना ज़रूरी है, तब ही वीज़ा अप्रूव होगा। और उसके अलावा स्पॉन्सर का अकामा जो है वो वैलिड होना चाहिए। एक इसमें बहुत कॉमन चीज़ है जो लोग पूछते हैं कि स्पॉन्सर जो है वो अपनी कंट्री में जाके बच्चों का वीज़ा प्रोसेस करवा सकता है, यानी अप्रूवल उसको मिल गई है, अप्रूवल के बाद वो खुद चला जाए अपनी कंट्री जाके अपने बच्चों के वीज़ा प्रोसेस करवा के फिर साथ लेके आए। तो वीज़ा प्रोसेसिंग के दौरान कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप वीज़ा प्रोसेसिंग के दौरान खुद
जाके अपने बच्चों का वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं और साथ साथ अपने बच्चों को अपने साथ लेके भी आ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और 6th नंबर पे मैं बात करूँगा ऑनलाइन ई वीज़ा के रिलेटेड, यानी जितने भी लोग जितनी भी कंट्रीज़ वाले जो एलिजिबल हैं वो सऊदी अरब के ई वीज़ा के लिए, जिसमें सब GCC कंट्रीज़ के लोग हैं, UK, USA, यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं जो एलिजिबल हैं सऊदी अरब का ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उन कंट्रीज़ से जिन कंट्रीज़ को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो अगर इन कंट्रीज़ में हैं तो एलिजिबल हैं सऊदीया के ई वीज़ा के लिए। लेकिन हज 2025 से लेकर अब तक ऑनलाइन ई वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा किसी का भी, चाहे आपका कोई भी वीज़ा अप्लाई करें, टूरिज़्म हो, उम्रा हो या कोई भी टाइप का हो, वीज़ा किसी का भी अप्रूव नहीं हो रहा। तो इसका सलूशन सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस टाइम पे अगर आप लोगों ने सऊदी अरब में विज़िट करना है तो आप या तो किसी रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा लें या फिर आप ताशीर सेंटर्स के थ्रू वीज़ा प्रोसेस करवाएं, और ताशीर सेंटर के थ्रू आप वीज़ा आराम से ले सकते हैं। तो इस टाइम पे आप किसी भी किस्म का ई वीज़ा अप्लाई ना करें, किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई ना करें, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो उससे बेहतर ये है कि अगर आप लोगों ने सऊदी अरब में विज़िट करना है तो अगर आप UK से लोग आना चाह रहे हैं वो सऊदी अरब में आके डायरेक्टली वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं या फिर तशरीह सेंटर के थ्रू प्रोसेस करवा सकते हैं। GCC कंट्रीज़ से जो लोग आना चाह रहे हैं वो लोग वीज़ा ऑन अराइवल नहीं ले सकते, लेकिन वो तशरीह सेंटर के थ्रू अपना वीज़ा प्रोसेस करवा सकते हैं। तो आखिर में मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने सऊदी अरब का वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आप लोगों ने फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो आप सबसे पहले ये मेक श्योर करें कि जो स्पॉन्सर वीज़ा अप्लाई कर रहा है वो सऊदी अरब में है इस टाइम या नहीं, वो सऊदी अरब में होना ज़रूरी है। उसके बाद आप लोगों ने इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स और बीवी बच्चों के लिए ही वीज़ा अप्लाई करना है, और नाम लिखते वक्त स्पेशली ख्याल करना है आप लोगों ने, और नाम कैसे फिल करना है और अप्लाई करते वक्त हर चीज़ मेक श्योर करके तब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं, जिसमें किसी को भी कोई मसला ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक अप्रूवल आने के बाद दूसरी अप्रूवल आपको जल्दी नहीं मिलेगी। और सऊदी मिशन का स्पेशली ख्याल करें कि आपने कहाँ से वीज़ा प्रोसेस करवाना है, उसके अकॉर्डिंग अपना सऊदी मिशन सेलेक्ट करें। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। आपकी वीज़ा अप्रूवल से लेकर वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।